ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 6 खानाबदोश, जिसका अध्ययन है वो आधे अध्याय का अध्ययन है वो हमने कल की कक्षा में कर लिया था। साथ में हमने लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इनका जीवन परिचय है वो भी हमने कल की कक्षा में देखा था। इनका जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर गांव बदला में एक अछूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा है इनके गांव बदला और उच्च शिक्षा है वो इनकी देहरादून से हुई है। आत्मकथा इनकी जूठन, इन पर इनको पुरस्कार भी मिला है। इसी जूठन जो इनकी आत्मकथा है इसी से इनके हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धि का ये एक कारण भी है, इन्हीं से इनको प्रसिद्धि मिली है। 1993 में अम्बेडकर पुरस्कार भी इनको मिला है। रचनाएं इनकी है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये इनके काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह में है सलाम घुसपैठिए, ये इनके कहानी संग्रह है। जूठन इनके आत्मकथा है और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनके आत्मकथा है। जूठन और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनके आत्मकथा है। पाठ है उसका मूल भाग है वो कुछ भाग को हमने कल की कक्षा में पढ़ा था कि जैसा कि हम पढ़ रहे थे, सुखिया और मानू है दोनों अपने रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक ऐसी यात्रा पर, एक ऐसी मंजिल पर निकल पड़ते हैं जिनका उन्हें पता ही नहीं होता है। बिना किसी राह पर, बिना किसी स्थान का उन्हें पता होते हुए भी वो एक ऐसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल सके, एक रहने के लिए छत मिल सके, अच्छा काम मिल सके, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सके। लेकिन जिस भट्टे पर आकर वो काम करने लगते हैं, सूबे सिंह के भट्टे पर आकर काम करने लगते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके जो सपने हैं वो शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। हम अपनी मेहनत से और दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। मानू होते हैं वो ईंट पाथने का कार्य करती है और उसका पति सुखिया होता है, वो उन्हें उसके काम में उसकी मदद करता है। सूबे सिंह द्वारा एक अन्य जसदेव नाम के एक बालक को है, एक लड़के को है, उनके साथ कार्य पर लगा दिया जाता है, जिससे उनके जो कार्य की शैली थी उसमें और अधिक फुर्ती आ जाती है, तेजी आ जाती है। उनकी जो आमदनी थी उसमें बढ़ोतरी भी हो जाती है और उसी जो भट्टे का मालिक था उसका पुत्र सूबे सिंह एक दिन आ जाता है, क्योंकि मालिक थे वो कहीं बाहर काम से गए हुए थे, शहर गए हुए थे, तो उनका पुत्र सूबे सिंह आता है जिसकी नीयत थी वो अच्छी नहीं थी। और वहीं पर एक काम करने वाले दो अन्य मजदूर दंपति थे, महेश और किसनी, जिनकी कुछ महीने पहले ही 5-6 महीने पहले ही शादी हुई होती है और वो भी इसी भट्टे पर है। वो 3 महीने पहले ही कार्य करने के लिए आते हैं। जो सूबे सिंह था उसकी नज़र है वो उसकी पत्नी किसनी पर पड़ती है, वो उन्हें बुरी नज़र से देखता है, गंदी नज़र से देखता है और वो किसनी को अपने ऑफिस में बुलाता है, दफ्तर में बुलाता है, वहीं पर उसको काम पे लगा देता है और जो किसनी थी वो भी उसके बातों में फंस जाती है, उसके बिछाए जाल में है वो फंस जाती है। महेश है उसे अपनी पत्नी को बार बार समझाने का प्रयास भी करता है कि तुम जिस राह पे चल पड़ी हो वो राह अच्छी नहीं है। लोगों के द्वारा, अन्य जो मजदूर थे उनके द्वारा उनकी बातें बनाई जाती है, कानाफूसी कर हर दिन है वो कानाफूसी होती रहती है, लेकिन किसनी पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो पूरी तरह से उसकी बातों में उलझ चुकी थी, उसके बिछाए जाल में फंस चुकी थी। अभी आगे क्या होता है हम देखते हैं। महेश था उसे नशे की आदत है वो लगा दी जाती है, वो नशे में पड़ा रहता है, अपने झोपड़े में ही पड़ा रहता है और कुछ काम धाम भी नहीं करता है। दिन के समय इधर उधर बैठा रहता है, रात के समय है वो नशे में ही अपने झोपड़े में है वो पड़ा रहता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भट्टे की जिंदगी अजीब थी, गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़े के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए से ताजगी का एहसास होता था। देखिए थोड़ा एक पैराग्राफ पीछे चलते हैं। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सामने रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदायी होता जा रहा था। अब अपनी पत्नी को, जो कि सूबे सिंह की बातों में आ गई थी और अपने पति की परवाह नहीं करती थी, उसका कहना नहीं मान रही थी, और पूरे दिन है वो किसके साथ है, सूबे सिंह के साथ ही रहती थी, उसके दफ्तर में रहती थी। इससे जो महेश का बड़ा दुखी होता है अपनी पत्नी के व्यवहार से, गुमसुम रहने लगता है, नशे की लत भी उसे लग जाती है। बाहर तक दफ्तर
ज़्यादातर लोग रोटी के साथ पूरी या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी की तो कभी कभार ही बनती थी। बड़ा आर्थिक अभाव का उनका दौर है वो चल रहा था। भट्टे पर रहने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, जो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे, अपना बसर कर रहे थे, उनके लिए सब्जी और दाल सब्जी की तो बात है वो कभी कभार हो जाती थी। और इसके अलावा वो अपनी सूखी सादी रोटी है वो खाते थे, कभी गुड़ के साथ और कभी लाल मिर्च की बड़ी चटनी के साथ खाते थे। शाम होते ही हेडपंप पर भीड़ लग जाती थी। फिर शाम होते ही सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए, अपने झोपड़े में जाने के लिए तो गाड़ी से सने होते थे, मिट्टी से सने होते तो हेडपंप के पास भीड़ हो जाती थी अपने हाथ पैर धोने और जिस्म पर चिपड़ी की मिट्टी को हटाने के लिए। लेकिन वह जितना हटाते थे वह उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक है वो समा गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसने और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। किसने और सूबे सिंह की उनकी कहानी बहुत आगे चली जाती है। सूबे सिंह के अगली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता है। किसने के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था, एक ट्रांजिस्टर, एक रेडियो आ गया था जिससे वो दिन भर वो गाने सुनती रहती थी। और सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी। ट्रांजिस्टर भी वह इतनी जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से है वो गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जल्दी आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। अब देखिए पहले ईंटें हैं वो भट्टे में जमाई गई थी उन्हें पकाने के लिए। अब जब वो पकने के बाद तैयार हो जाती है, उन्हें उस भट्टे से निकालने का काम होता है, तब सबको राहत की सांस मिलती है। पकी पकी लाल लाल ईंटें निकालने का काम शुरू होता है। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुखिया और मानव की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुश होते हैं, खासकर मानव को तो ईंटों उलट पलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पकी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन ईंटों को देखते देखते मानव के मन में बिजली की तरह ख्याल खोला। इस ख्याल के आते उसके भीतर जैसे एक नई एक साथ कई भट्टे चल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा था एक घर में कितनी ईंटें लग सकती है। पकी ईंटों को देखकर जो मानव थी उसके मन में एक विचार आता है, खयाल आता है कि ऐसी पकी ईंटों से क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते। पति से पूछती है कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लग जाती है। बहुत हजार, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत, मिट्टी सब वो अलग से लगता है, केवल ईंटों से ही मकान नहीं बनता है। उसके मन में ख्याल उठ रहा, उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिला था, वह बेचैन हो गई थी। उसे खामोश देख सुखिया ने कहा चलो काम शुरू करना है। जसते वो बाहर देख रहा होगा सुखिया के पीछे पीछे अनमनी सी चलती थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई। पीछे पीछे चलते काम करने के लिए उसका मन बेचैन था कि क्या हम भी अपना इन लाल लाल ईंटों से अपना पक्का घर बना पाएंगे, बना सकते हैं। झिंगुरों की झिनझिन और बीच में सियारों की आवाज रात के सन्नाटे को श्रावण हो रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे।
लिए तो ढेर सारे रुपए चाहिए और भी सामान है वो लाना होता है। और मानो सुखिया तो कल की बात को भूल चुका था, लेकिन मानो के मन में अभी भी वही ख्याल बसा हुआ था। मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से ताकने लगी। कल की बात है भूल चुका था, महीने भर से तो हमने इतनी ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके? मानो ने मासूम ने कहा, तो कहते हैं महीने भर में हमने कितनी सारी ईंटें बना दी है, क्या हम अपने घर के लिए ईंटें नहीं बना सकते हैं? वह बड़ा मालिक हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर है, ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया, तो कहते हैं कि जो भट्टा है वो अपना नहीं है, मालिक का है। ईंटें जो बनाते हैं ना वो अपने मालिक के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। और सुखिया के मन में उठे दबाव को महसूस किया, इन ईंटों पर हमारा कोई हक भी ना है, क्या ना है? क्यों? मानो ने ताजू बड़ी करवाट से कहा, उसके अंदर बवंडर नजर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोले, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाए तब भी आप अपना घर नहीं बना सकते? अपने भीतर कुल बुलाते सवालों को बाहर लाना चाहते थे। कहते हर महीने थोड़ी और मेहनत करेंगे और ज्यादा ईंट बनाएंगे, तो क्या हम अपना घर नहीं बना सकते और ज्यादा पैसे नहीं बचा सकते? इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाथ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80, एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी दिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र लग जाएगी, है फिर भी घर ना बन पाएगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं? मानो फिर पूछते, तुम रात दिन काम करें तो भी नहीं बनने का? मानो ने उत्साह से कहा, बावड़ी हो गई है क्या? सुखिया कहता, बावड़ी हो गई है क्या? चल उठ काम पे जाना है, टाइम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा, आज दोनों के टांग काटनी है लगा के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, बाहर उठकर बाहर जाने लग गया। सुखिया था वो उसके इस तरह के सवालों से घबरा गया था कि इसके मन में चल क्या रहा है, क्या चाहती है ये? उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे पास इतनी मजदूरी नहीं है कि हम अपना पक्का घर को बना सके। उसे कहता है कि चलो चलो काम पे चलना है, कुछ भी करो, कुछ भी चाहो, मैं तो रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए, अपने गांव में लाल सुख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार बसंत के लिए अब उसका ख्याल, उसके घर का जो विचार था, जो ख्याल था, उससे उसके मन में हजारों बसंत है वो गिर रहे थे कि मुझे तो अपने गांव में लाल लाल पक्की ईंटों का बना पक्का घर चाहिए। सुखिया मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना। तो सुखिया भी मान जाता है, चल ठीक है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। अब दोनों को एक लक्ष्य मिल गया था कि हमें अपना घर बनाना है, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते काम पर लग जाते, शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उसके काम से बहुत खुश होते हैं। सूबे सिंह किसनी को शहर भेज लेते। अब देखिए सूबे सिंह और किसनी का क्या हालचाल है, इनकी कहानी कहाँ तक बढ़ती है। सूबे सिंह था वो किसनी को अब शहर भी ले जाने लगा था और किसनी के रंग ढंग में भी बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा कर के मन की भड़ास निकालता था, दिन में भी वह झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। अब जो महेश था उदास था तो नशा करके अपने मन की भड़ास पूरी करता था। और किसनी थी वो महेश ने उसके सूबे सिंह के साथ है वो शहर जाने लगी थी। किसनी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी, कई दिनों से नहीं आती थी, और जब लौटती थी तो थकी हुई सी, निढाल सी और मुरझाई हुई सी है वापस आती थी। कपड़ों लत्तों की अब कोई कमी नहीं थी। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आती असके ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। अब सूबे सिंह था, उसकी तो नीयत तो खराब थी ही, पहले उसने किसनी पर डोरे डाले, उसे अपने बस में कर लिया, उसका भोग उसने कर लिया। अब उसकी नजर है वो किस पे जाती है, मानो पर जाती है और कहता है कि अपने जो असगर ठेकेदार था उसे कहता है कि जाओ मानो को बुला के लाओ, आज किसनी की तो तबीयत ठीक नहीं है, उसकी जगह वो काम आएगी, ऐसा कहा जाता है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा छोटे बाबू मानो को, बात पूरी होने से पहले सूबे सिंह ने उसके फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया वही करो, राय देने की कोशिश मत किया करो, तुम इस भट्टे पर मुंशी की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिकी बंदी बेचारा डर जाता है कि कहीं मेरा काम न छूट जाए, तो वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा, मानो छोटे बाबू बुला रहे दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा, उसकी आंखों में भय उत्पन्न कातरता थी। मानो ने अपने पति की ओर देखा तो डर गया था, वो डर गया था, एक कातरता उसमें दिख रही थी। सुखिया ने इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था, वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है और वो अच्छी तरह से जानता था सूबे सिंह की नीयत, उसके विचारों को, कि वो मेरी पत्नी को भी फंसाना चाह रहा है, उसके लिए जाल फेंक रहा है। गुस्से आवेश में नस नस उसकी खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मनस्थिति को भांप लिया था, जो लड़का था जसदेव उसने भी
जैसे ही वो जसदेव कहता है बाबूजी आप इस तरह से किस तरह की बातें कर रहे हैं, और उसके बाद पूरी नहीं हो पाती उससे पहले उसके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ जाता है। जानता नहीं भट्टे क्या मैं झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी तेरी, समझा क्या। सूबे सिंह ने उसे धक्का दिया, जसदेव का वो जमीन पर नीचे गिर पड़ता है। जब तक मैं समझ पाता लात घूसों से सूबे सिंह ने उसे आत्मरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े। मजदूर को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीत में बैठ गया था। देखते देखते जीत शहर की ओर दौड़ दी थी। असर ठेके दफ्तर में जा चुका था। सुखिया मानो जसदेव को उठाकर झोपड़े में ले आए थे। वह दर्द से कहला रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से से कांप रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसे क्यों पीटा गया। मानव ने अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच देते हुए किसने नहीं बनना चाहती थी, और मानव की वो मन में विचार करे कि मुझे किसने नहीं बनना है, मैं किसने नहीं बनना चाहती, मैं अपना जीवन है उसको अभिमान से जीना चाहती हूँ। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी, और मैं अपनी जो जिंदगी है भले ही अभाव की हो, लेकिन मैं इज्जत की जिंदगी है वो जीना चाहता हूँ। वही लालसा उसके मन में भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पति एक होगा जहाँ मैं अपने गृहस्थी और परिवार के लिए सपने हैं वो देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता, और पूरा दिन है वो अदृश्य भय जो दिखाई नहीं देने वाला है, ऐसे भय और दहशत में बीता। जसदेव को हल्का बुखार भी आ जाता है पीटने के कारण। वह झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से सारे मजदूर थे वो डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने घर में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होती अपने झोपड़े में चला गया था, जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी कुछ धीमी सी हो गई थी। किसनी की झोपड़े में ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हेडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव के झोपड़े के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता है। रात का अंधेरा सन्नाटा छा जाता है। सब भयभीत हो जाते हैं, सारे मजदूर डर जाते हैं। सभी अपने कोलियों में अपने अपने झोपड़ियों में जाकर सिमट जाते हैं। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था जो देर रात तक बाहर बैठा रहता था, आज वो भी नहीं बैठा था। वो भी अपनी झोपड़ी के अंदर चला जाता है। आज उसके खांसने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। किसने की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ आती थी, आज वो भी बंद थी। यानी चारों तरफ सन्नाटा भय का माहौल है वो इस समय था। जसदेव के पिटने के बाद बीच बीच में हेडपंप की खचखच की ध्वनि आती है, जो कभी कभी उससे जो वीरानियत थी, जो खामोशी थी, रात का जो सन्नाटा था उसमें विघ्न डाल रही थी, बाधा पैदा कर रही थी। और पंप था कि जसदेव की झोपड़ी के सामने सभी को पानी के लिए यहाँ आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। पानी है जहाँ बड़ी मुश्किल से मिलता, वो दवा दारू तो बहुत दूर की बात है। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था, कपड़ा जलाकर राख कर देना ही दवाई की जगह काम करते थे। कोई दवाई नहीं, अगर चोट लग भी जाए तो कट फट भी जाए तो घाव पर मिट्टी लगा दी जाती, या फिर कपड़ा जलाकर उसकी जो राख होती थी उसे लगा दिया जाता था। मानो ने अधूरे मन में चूल्हा, मानो अब भी उसने अधूरे मन से, बिना मन से, बेमन से है चूल्हा जलाया था। रोटियां सेककर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो के लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसने कभी नहीं बनने देगा। और देखिए महेश भी अगर चाहता तो अपनी पत्नी को किसने नहीं बनने देता। वो भी अगर वहाँ से जैसे उसको पता चला अपनी पत्नी को लेकर निकल जाता, चला जाता, उस भट्टे को छोड़कर चला जाता कहीं और काम करने, तो शायद उसकी पत्नी है वो बच जाती। वो किसनी है वो, और उसे सूबे सिंह के चंगुल में है वो नहीं आती। लेकिन महेश है वो ऐसे ही पड़ा रहा, आलसी सा
मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा, बामण तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अकल माने नहीं तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा तो कहता है कि वो बामण है, ब्राह्मण है, वो तेरे हाथ की रोटी नहीं खाएगा। तू शूद्र जाति के, तेरे हाथ की रोटी है वो नहीं खाएगा, तो तेरी अकल ठिकाने पर तो है क्या? अकल मारी गई है क्या तेरी? तो तेरे हाथ की रोटियां खाएगा क्या? तो कहती क्यों, मेरे हाथ की रोटी में क्या जहर लगा है जो खाएगा नहीं? मानो ने सवाल किया पर भरकर बोली, बामण नहीं भट्टा मजदूर है, वह हमारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, जी कैसा है? भीतर जाके मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द की आह निकली। तुम बगैर कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जानवर है। मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा, उसको गालियां निकालते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, 2 कोर पेट में जाएंगे तो ताकत आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और टुकड़े के आगे रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। वही हिचक में बामण हूँ, इसकी हाथ की रोटी कैसे खाऊं? वो हिचक थी उसके। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का ओर उसका टूट रहा था, दुख रहा था। अंग ओर से मतलब उसका अंग है वो दुख रहा था पिटने के कारण। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है कोई और बात है। मानो उसे उसके मन की बात जानने की, उसके मन के खा लेने की कोशिश करती है कि भूख नहीं है कुछ और बात है। मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़े लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामण हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगी। अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी, खाली मर्जी। और तुम पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता। फिर तुम तो दिन रात काम करते हो, मेरी खातिर पीटे है सब बामण हमारे बीच कहाँ से आ गया? मानो उदासी चौकी तो उसका गला खुल गया था। अब देखिए औरत है, और एक औरत का मन है बड़ा ही कोमल होता है, बड़ा ही ऐसे विनम्र भाव से भरा होता है, उसमें वो भाव होते हैं। तो अब देखिए एक पास वाले झोपड़ी में कोई है जो उसके लिए पिट जाता है, और उसके पिटने पर है वो खाना नहीं बना पाता है, तो उसका फर्ज भी बनता है, उसका मन भी हो जाता है कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, अपने हाथों से खाना बना कर खिलाए। लेकिन तो कहते हैं कि मैं तो औरत रह गई, तो पास के अगर कोई झोपड़ी में भूखा हो तो मेरे गले से रोटी का एक कोर भी नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात हमारे साथ ही काम करते हो, हमारे जैसे ही मजदूर हो। हम यहाँ इस भट्टे पर काम करने वाले एक जैसे ही मजदूर है, तो हमारे मजदूर है तो हमारे बीच में है ये ब्राह्मण या जातिवाद है, वो कहाँ से आ गया? इस तरह से कहती है। और कहते हैं कि और उसका रुआसी सी हो जाती है, इससे रोना रोना उसका मुँह हो जाता है। मेरी खातिर तुम पीटेगी, तो अब अगर तुम ब्राह्मण थे तो मेरी खातिर क्यों पीटे? तुम्हारे अंदर कुछ इंसानियत थी तभी तुम मेरे लिए है वो पीटे। तो इसी इंसानियत के नाते है वो मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। अब देख लो, तुम खाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ना? वो तुम्हारी मर्जी कि तुम खाना चाहो या नहीं खाना चाहो। कि वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे हाथ से बना खाना खाना चाहो या नहीं चाहो। उसका गला है वो भर जाता है, ऐसे रुंध जाता है उसका गला। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव ने साहस नहीं था कि उसे रोक लेने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए। अब जो इंसानियत का सूत्र उनके बीच में बंधा हुआ था, मानो है वो वापस मुड़ती है रोटियां लेकर वापस जाने के लिए, तो जसदेव की हिम्मत नहीं होती कि वो उसे रोक सके। वो उसे रोकता नहीं है, मानो वापस आ जाते हैं। तो इस दौरान उनके बीच में जो आत्मीयता, जो स्नेह है, जो प्रेम के सूत्र बंधे हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो अचानक वो बिखर गए, टूट गए। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में है, वो खलबली मचा रही। पूरे दिन की घटनाएं अब उसके दिमाग में है, वो बार बार आ रही थी, उसे सता रही थी, उसे बेचैन कर रही थी, उसकी शांति में भंग पैदा कर रही थी। जसदेव भूखा है, मेरे लिए वो पिटा, सूबे सिंह ने किस तरह से मुझ पर बुरी नजर डाली, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव की लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह के लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी। अब सुखिया और मानो 2 थे। अब उस जसदेव ने जैसे उसके लिए वो पिटा, उसका हिमायती बनकर वो सूबे सिंह के पास गया था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 होने का सुख है वो क्या होता है। सूबे सिंह के विरुद्ध अगर हम लड़ाई लड़ सकते हैं तो उसमें जसदेव है वो किस प्रकार से हमारी ताकत है वो बन सकता है। इसका विचार है वो कर रही है, और उसे लग रहा है जसदेव का साथ उसे ताकत दे रहा है।
लेकिन आज उसका व्यवहार है वो कुछ रूखा रूखा बदला सा उसे लगा। सुकिया भी चुपचाप ले रहा था, उसकी भी नींद उड़ चुकी थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गाँव छोड़ा था। वे ही फिर सामने आ खड़े तो कहते कि हमारी गाँव छोड़ने की वजह भी ऐसी ही कुछ रही थी, ऐसे ही हालात में हमने गाँव छोड़ा था, अब वही दिन वापस हमारे सामने आके खड़े हो गए, अब क्या करें, कहाँ जाए। वे फिर सामने आके जाए तो कहाँ जाए, कोई ठोर ठिकाना नहीं था, कोई ऐसा मंजिल नहीं थी जहाँ तक उन्हें पहुँचना हो। सूबे सिंह से पार आना आसान नहीं था और वो जानता था कि हम मजदूर हैं, हम निम्न वर्ग के, हमारे पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम उस सूबे सिंह के बराबरी है वो कभी नहीं कर सकते हैं। सुनसान जगह कभी भी हमला कर सकता है और यहाँ हम सुनसान जगह में हमारा कोई अपना नहीं है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है, कभी भी हमें चोट पहुँचा सकता है, या फिर मानव को विचार आते हुए काम में, या फिर मानव को वो जबरदस्ती भी उठा कर ले जा सकता है। कौन रोकेगा उसे, कौन उसकी बराबरी करेगा, कौन उसका सामना करेगा। ऐसा विचार आते ही सुकिया वो मन ही मन है वो कांप उठता है। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी, उसे अपनी और खींचकर सीने से चिपका दिया। उसने करवट बदली तो देखा पत्नी मानो भी वो भी जाग रही थी, उसे अपने पास से वो खींच लेता है। जसदेव ने पूरी रात जाकर काटी थी। अब जसदेव का जो पिता था बच्चा वो भी पूरी रात जाकर काटी। सूबे सिंह का गुस्से चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था, उसे परेशान कर रहा था, उसके भय को बढ़ा रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया और अब वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं वास्तव में किसी षड्यंत्र में फंस गया हूँ, किसी जाल में फंस गया हूँ। उसे अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ऐसे बिल्कुल कल्पना नहीं की थी कि सूबे सिंह उसे मारपीट करेगा, उस पर हाथ उठाएगा, ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था, उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हुआ वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। अब वो पिटने के बाद मन ही मन सोच रहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सूबे सिंह और इन मजदूरों के बीच में है वो कभी नहीं पड़ूंगा। सुकिया और जो ये उसकी पत्नी है उसके बीच में है वो मैं कभी नहीं पड़ूंगा, मानो के बीच में मैं कभी नहीं पड़ूंगा। सूबे सिंह के बीच में इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना है। और सुबह उनका असकर ठेकेदार से मिला, असकर उसे शहर में अपने साथ लाया था। जसदेव ने असकर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहता अपने काम से काम रखे क्यों इन चक्कर में पड़ते हो। अब ठेकेदार असकर था, वही उसे शहर से लाया था, उसके पास जाकर अपने मन की बात कहता है कि माँ मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है। तो ठेकेदार भी उसे समझाता है कि तुम सही सोच रहे हो, तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, है ना, तुम्हें फालतू के लफड़ों में इस चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जसदेव के बुद्धि व्यवहार को मानो ने ताड़ दिया था। अब मानो कि वो जसदेव का जो व्यवहार अब बदल गया था, उसे उसने अच्छी तरह से जान लिया था, लेकिन वह उसे कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं रखती थी। वह सजगता से अपने काम में लगी रहती थी, वह जानती थी उसके बीच एक फासला आ गया, लेकिन वह चुप थी। अब उसे भी पता था कि जसदेव जिसे वो अपना मान रही थी, एक आत्मीय संबंध, एक मानवता का जो संबंध उनके बीच में था, अब उसमें दूरी है वो आ गई थी। वो उसे अच्छी तरह से जान चुकी थी, लेकिन वो सहजता से अपने काम में लगी रहती थी। अब आगे क्या होता है, क्या सूबे सिंह है मानो और सुकिया से बदला लेता है, या फिर समय रहते मानो और सुकिया है वो इस समस्या से बाहर है, वो निकल जाते हैं, जसदेव उनका साथ देता है कि नहीं देता है, ये हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।